चलिए जनाब, ये सवाल आपका, यही सवाल होमवर्क था, पहला सवाल कंप्रिहेंसिव एग्जांपल का। अच्छा, सवाल जो अकाउंटिंग पॉलिसी का आएगा ना, तीन तरह से आएगा। या वो कहेगा एक्सट्रैक्ट बनाओ, या वो कहेगा अकाउंट नोट्स लिखो अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर, या वो कहेगा कि आप इसको डिस्कस कर दो। ये तीन तरह से सवाल आएगा अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। अब पेपर में होता क्या है, हम ये देखते ही नहीं है कि उसने पूछा क्या है, जवाब देकर आ जाते हैं। सवाल में हल करने का तरीका कि वो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी से हिसाब से पूछे, अगर वो एक्सट्रैक्ट पूछे तो वो हम बना चुके हैं, नोट्स पूछे तो वो अभी हम बनाने लगे हैं, अगर डिस्कस करने के लिए कहे तो वही बातें लिखनी है, बस अंग्रेजी में बातें सारी वही लिखनी है जो आप करते हो। क्या लिखना होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में? सबसे पहले कौन सी पॉलिसी चेंज हुई, बातें सुन ले। डिस्कस करने में क्या लिखते हैं? चेंज इन पॉलिसी। फिर दोनों पॉलिसीज का नाम लिखना है, पहले कौन सी थी, अब कौन सी है, यानी एग्जिस्टिंग पॉलिसी कौन सी है और न्यू पॉलिसी कौन सी है, ये बात हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम लिखेंगे इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एसपीएल में क्या क्या इफेक्ट आएगा इसका, एसओएफपी में क्या क्या इफेक्ट आएगा, ये बातें लिखनी है। अब कुछ बातें और भी देखनी है, वो बातें जो और देखनी है वो मैं सवाल करवाने के बाद बताऊंगा, ठीक है। सवाल पहले कर लेते हैं, उस सवाल के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट भी बनाते हैं, उसी सवाल के नोट्स भी बनाते हैं, और ये भी देखते हैं। अब पेपर में सवाल ही यही है, या तो एक्सट्रैक्ट आएंगे या नोट्स आएंगे इस पेपर पे। हाँ, एंट्रीज भी आ सकती है लेकिन बहुत कम, इस टॉपिक में से एंट्रीज बहुत कम आती है। एक्सट्रैक्ट भी किसी का, एसओएफपी का भी, एसपीएल का, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी। अब हम इस सवाल पर जाते हैं, जो सवाल आपको कल होमवर्क पे तौर पे दिया था, जिसने नहीं किया वो साथ कर ले, और जिसने किया वो भी समझे, तरीकाकार ही समझने में। लिखा हुआ है कि आपके पास द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2015। आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया, स्टोर एंड स्पेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, नेट प्रॉफिट। In the above financial statement, AEL has recognized consumption of spare part as expense. कहता है जो पहले सब कुछ बना हुआ है ना, उसके अंदर recognize करता था स्पेयर पार्ट्स को एक्सपेंस में। recognition क्राइटेरिया की बात होने जा रही है। किसकी बात होने जा रही है? क्योंकि recognition क्राइटेरिया में यह भी होता है कि एक रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना या कैपिटलाइज को, अकाउंटिंग पॉलिसी में तीन बातें थी, पता है कौन कौन सी? recognition criteria, measurement based, method of presentation। अगर इन तीनों में से कुछ भी चेंज हो तो हम समझेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है। और अगर अनसर्टेनिटी ऑफ अमाउंट है, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एनआरवी, इसके लिए क्या होता है सारा? ये होता है चेंज इन एस्टिमेट। अगर आपको ना पता चले, ये नहीं कि स्टैंडर्ड ने भी ना बताया हो, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि पॉलिसी है या एस्टिमेट है, तो उसको क्या कंसीडर किया करना है? एस्टिमेट। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, कहते AEL हैज नॉट डिसाइड टू चेंज इन पॉलिसी, उसने खुद ही कह दिया। Consumption of spare parts having useful life more than 1 year as capital spare under property plant and equipment। कहता है पहले जो सपोज है, स्पेयर पार्ट्स का तो पता है ना, स्पेयर पार्ट जो चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो गया, गाड़ी की एक सीट खराब होगी, सीट रिप्लेस कर दो। गाड़ी का कोई ऐसा कोई चीज ऐसी है जो खराब हो गई, उसको आप रिप्लेस कर दो। कहता है हर वो स्पेयर पार्ट जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, पहले हम एक्सपेंस में लिखते थे, अब चेंज कर रहे हैं पॉलिसी। अब हम क्या लिखेंगे? कैपिटलाइज, मतलब एसेट का हिस्सा बनाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ गया, ठीक है बनाओ भाई, लेकिन जो पहले हम एक्सपेंस कर चुके हैं,
क्या उनको भी रिवाइज करेंगे? क्या, क्यों रिवाइज करेंगे? ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली लेते हैं। ये अकाउंटिंग पॉलिसी है और उसका इफेक्ट पिछले गुनाह भी माफ करवाने हैं, अब भी नहीं करने, और आने वाले दिनों में भी नए तरीके से जाना। ठीक होगी बात? अब हमारे पास आ गया, किया क्या उसने, कहता है जो दिसंबर 2013 में जो पार्ट, इशू का मतलब होता है जो पार्ट इस्तेमाल हो गए थे। इशू का मतलब क्या होता है? जो स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल हो गए थे अपनी उस मशीन के अंदर, अपनी उस जो भी चीज आपके पास है। 55 मिलियन के पार्ट्स 2013 में इस्तेमाल हुए थे, जिनकी लाइफ 5 साल है, मतलब वो पार्ट 5 साल तक फायदा देंगे। इसका मतलब है इसको उसने एक्सपेंस में लिखा हुआ है 2013 में, लेकिन अब हमने उसको क्या करना है? अच्छा, एक्सपेंस वहां से खत्म करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, क्या इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे? तेरी सी बात है, पीपीई बन रहा है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो डेप्रिशिएट होना ही होना है, लाइफ भी डिफाइन है। फिर 2014 में जो पार्ट इस्तेमाल हुए 39 मिलियन के हुए, आपने उसको लिखा हुआ है एक्सपेंस में, लेकिन अब पॉलिसी चेंज हो गई है, इसको हमने क्या बना लेना है? अपना एसेट बनाना है। फिर 15 के अंदर 44 एक्सपेंस में लिखा हुआ है और आपने उसको क्या बनाना है? कैपिटलाइज करना है। क्या था? डेप्रिसिएशन जो है वो यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है ओवर द यूजफुल लाइफ। रिक्वायरमेंट में आज इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। और जब कंपैरेटिव कहता है SOFP 3 साल, SOFP SPL 2 साल, इसमें वो कहता है कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, ये काम करना है। उसने कहा है कि हमने इसके एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, हमने इसके नोट्स भी बनाने हैं, ताकि हमारा नोट्स वाला भी इसी सवाल के ऊपर काम हो जाए, एक्सट्रैक्ट वाला भी, और फिर अगले क्लास में हमने कर लेना एरर वाला सवाल। तरीकाकार साहब का सेम होना है, बाकी सवाल की सिचुएशन चेंज होती रहेगी। अब आए जरा सबसे पहले वर्किंग करते हैं, लेकिन पेपर में जब सवाल हल करने का जो तरीका होता है ना, याद रखें, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप पता नहीं सोए होते हो, क्या मतलब है समझ नहीं आती कि मैं जो भी बताता हूं उस तरह से आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन क्यों नहीं होती। कोई भी सवाल हल करने का तरीकाकार सुन ले, हमेशा हर सवाल का जो पार्ट है वो फ्रेश पेज पे स्टार्ट कर। अगर आपका सॉल्यूशन सपोज ये पेज है आपके पास, जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये पेज है आपका सॉल्यूशन ना, यहां पर आ गया, यहां पर खत्म हुआ, सारा पेज अभी खाली है, अगला सवाल आपने शुरू करना है, तो इस पेज पे शुरू करने की इजाजत नहीं है आपको। हर सवाल फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना, एक बात। दूसरा, अगर हर सवाल के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट भी अलग अलग पेज पे करने हैं, 2 पार्ट भी एक पेज पे नहीं कर सकते, चाहे उनका आंसर 2 लाइनों का ही क्यों ना हो, क्योंकि अब आप लोगों की है ई मार्किंग। ई मार्किंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो आपके ऊपर बॉक्स होंगे वो इसको आइडेंटिफाई करेगा, इस बॉक्स में सवाल का नंबर होता है। सपोज दैट आपने क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका ए पार्ट कर रहे हो, तो बी पार्ट की हेडिंग कैसे दोगे? क्योंकि बी पार्ट की हेडिंग देंगे तो 5 और बी आगे लिखेंगे। तो अगर इसी पेज के ऊपर आपने बी पार्ट भी लिखा किया, तो मुझे ये बताओ, आपको शायद सर हम यहां पर लिख देंगे, ये जगह पता है किस चीज की है? ए पार्ट के सब पार्ट की। अगर ए के 2 पार्ट है तो आप हर सवाल का हर पार्ट एक अलग पेज पे करके अब जितने भी पार्ट हैं, पहला पार्ट सपोज हमें लगता है एक पेज पे आ जाएगा, दूसरा पार्ट भी एक पेज पे आ जाएगा। 2 तरीके हैं काम वर्किंग करने के, हर पार्ट की वर्किंग उसके साथ कर लो, या पहले पूरा सवाल लिख लो, मतलब इफ ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, 5 क्वेश्चन का बी पार्ट, और पेज नंबर 3 पर आप वर्किंग शुरू कर दो। एक तरीका ये होता है कि वर्किंग सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन के बाद, और ये तो कंफर्म पता होता है 99% ना एक पेज के ऊपर सॉल्यूशन आता हो, लेकिन फिर भी जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है या नोट्स हैं, नोट्स ऑफ वो I16 वाले, वो 2 पेज पे चले जाते हैं। तो ये आइडिया लगा के आप लोगों ने अगले पेज पे चले जाए। किसी को ये लगे कि हमारा पेज खत्म हो गया, तो आप पता नहीं उसने चेक किया होगा या नहीं, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि आपका पेपर पहले चेक होता है,
चेक होने के बाद फिर स्कैन होके वो प्रॉपर कंप्यूटर भी चेक करता है क्या इसके सारे सवाल चेक हो चुके हैं या नहीं। तो आप किसी भी नुक्कड़ में किसी भी पेज पे जवाब लिख कर आओगे, आई कैप जरूर चेक करें। ये ना परेशान होना कि मैंने एक पेज छोड़ दिया था खाली, वो उस एग्जामिनर ने शायद अगला पेज देखा ही नहीं होगा, वो कहेगा कि इसका पेपर रह गया, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ई मार्किंग के अंदर वो सारा फिर स्कैन करते हैं, स्कैन पूरा पेपर स्कैन करते हैं। ठीक है, तो अगर गलती से ऐसा हो भी जाए तो उस पेज के ऊपर आप लिख दिया करो कि नेक्स्ट पेज, या मिस्टेकनली लेफ्ट, इस तरह का कोई लफ्ज लिख दिया करो ताकि वो चेक करने वाले को भी अंदाजा हो जाए। चलें जनाब, अब इस सवाल के अंदर सबसे पहले ये हमारा पहला, मैं तो समझ रहा हूं कि जो अभी मैं करने लगा हूं ये पहला पेज नहीं बल्कि दूसरा पेज है। ये कौन सा पेज है? दूसरा पेज, क्योंकि मैं इसके ऊपर वर्किंग करने लगा हूं। याद रखें, वर्किंग्स, नोट्स और डिस्क्लोजर उसकी एक्सट्रैक्ट की सेम होती है। हमने सीखा कि हमने वर्किंग कैसे करनी। कितने साल है हमारे पास? 2015, 2014, 2013। सबसे पहले उसने कहा कि भाई साहब, जो पहले आप लोग करते थे ना, एक्सपेंस में लिखते थे, अब आपने वो कैपिटलाइज करना है। जो आपने एक्सपेंस में लिखना है अब उसको कैपिटलाइज करना है। कॉन्सेप्ट भी सिखाना है आपको, क्योंकि कुछ लोगों का जवाब तो ठीक है लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों ठीक है, वो भी बताना। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 2013 के अंदर आपने ये एक्सपेंस लिखा था, अब रिवर्स कर दें, और 2013 का एक एसेट बन गया हमारा। ठीक है, ऐसे समझेंगे कि 2013 में एक एसेट खरीदा था, फिर 2014 में इतना एक्सपेंस किया था, ये रिवर्स कर देंगे, और 2015 का भी रिवर्स कर देंगे। जिस तरह से मर्जी कर लें, सारे एक्सपेंस एक ही बार रिवर्स कर दें या हर साल की अलग अलग वर्किंग कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी। तो सबसे पहले जब एक्सपेंस रिवर्स करेंगे, प्लस हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। एक्सपेंस रिवर्स करने का मतलब होता है प्रॉफिट बढ़ना। एक्सपेंस रिवर्स करने का मतलब क्या है? प्रॉफिट बढ़ना। तो कितना है? 55, फिर 39, ये प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर, पहले माइनस हुए थे अब ऐड बैक कर। अब एसेट लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगी, अब एसेट लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगी, तो उसे डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट ले लें। हाँ जी, मुझे बताओ ये जो 55 है इसकी क्या लाइफ है? 5 साल। इसकी 2013 में भी डेप्रिसिएशन आई होगी, 2014 में भी, 2000, इसका मतलब है हमने हर साल की डेप्रिसिएशन नहीं लिखी हुई, तो अब लिख लो। क्योंकि 55 की लाइफ है 5 साल, ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब एसेट को, एक एक्सपेंस को एसेट बनाया तो उसकी फिर डेप्रिसिएशन भी तो लिखेंगे ना, उतने ही सालों की रेट्रोस्पेक्टिवली। आए जरा, ये था कौन सा एसेट? 2013 वाला, फिर डेप्रिसिएशन आनी है 2014 वाले एसेट की। 39 का खर्चा हुआ था, खर्चे में लिख दिया। पॉलिसी ने कहा एसेट बनाओ, तो फिर अगर एसेट बनाओगे तो उसकी डेप्रिसिएशन भी तब से लेना स्टार्ट करोगे। तो 39 डिवाइडेड बाय 3 कितना? तो 13 डेप्रिसिएशन यहां पर आएगी, 13 डेप्रिसिएशन यहां पर आएगी। ओके की बात। उसके बाद डेप्रिसिएशन 2015, ठीक होगी बात। अब ये कब से स्टार्ट होगी? 15 से। 44 डिवाइड बाय 11, बात समझ लगी? अब इफेक्ट फॉर द ईयर कितना? 9। अब पहले सुन भी ले, इधर से शुरू किया, पुट्ठा ही शुरू करते हो। 44, 15, 9। अब सुनिएगा जरा, ऐसा क्यों किया? 55 हमने एक्सपेंस लिखा था, ओके, अब नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमने बना लिया एसेट।
लेकिन अगर एसेट बनाएंगे तो 11 का तो एक्सपेंस लिखेंगे ना, 11 का तो एक्सपेंस। इसका मतलब है नेट अगर हम करेंगे, हमने 55 का एक्सपेंस लिखा हुआ था, लेकिन एक्सपेंस आना कितना चाहिए था, सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो हमने कितना ज्यादा एक्सपेंस लिखा हुआ है, 44 का, ये वही रिवर्स किया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से हमने 39 का एक्सपेंस लिखा हुआ है 2014 में, इसको तो कर दिया रिवर्स। 2014 में हमने ना पिछली डेप्रिसिएशन लिखी हुई 2013 वाले एसेट की, क्योंकि अगर वो एसेट होता तो उसकी हर साल डेप्रिसिएशन आती, और ना ही 2014 में जो 2014 वाला एसेट है वो लिखी है, तो वो डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो ओवरऑल क्या होगा, इतना एक्सपेंस रिवर्स करेंगे, इतना एक्सपेंस होना चाहिए था नई पॉलिसी के हिसाब से, तो हमने नेट करके लिख दिया। अब दूसरी बात एक और भी साथ साथ चलेगी यहां पर, वो है एसेट किस वैल्यू पे लिखा जाता है, एसओएफपी पे, कॉस्ट पे या बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो 2013 में कौन सी बुक वैल्यू ऐड करनी चाहिए हमें, 55 का एसेट था, 11 का डेप्रिशिएट हो गया था 44 से। अब 2014 में कौन सी एसेट की वैल्यू में ऐड करेंगे, जरा गौर फरमाएं, 55 में से 22 माइनस करके, 39 में से 13 माइनस करके, नहीं पता चला, दोबारा सुने, आपके पास 2013 के अंदर 2013 के अंदर 55 का एसेट नहीं था ना, हमने तो उसको एक्सपेंस में लिख दिया था। अब अगर एसेट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, अच्छा पहले ना एक लाइन लिख लो ताकि फिर कंपैरिजन करते वक्त आसानी हो। कम्युलेटिव इफेक्ट, कैसे, खुदा के लिए प्लस करना, लोअर ईयर से शुरू करना, ये ना कि पहला 9 लिख देता फिर 9 में 15 ऐड करके लिख देना, 15 में 44 ऐड करके लिख, 44 प्लस 15 प्लस 9 60। अब जरा वही जादू वाली बात बताने लगा हूं, 44 एसिड में ऐड करेंगे। अब आगे देखें, जब अगला साल आएगा 55 वाला एसिड कितना डेप्रिशिएट हो चुका होगा, 22 से, क्योंकि 2 साल की डेप्रिशिएशन हो चुकी है, वो कितना बच चुका होगा, 33 से बच चुका है पुराना 55 एसेट। अगले साल एक नया एसेट भी तो है 39 वाला, 39 में से कितना डेप्रिशिएट हो गया, ये कितना बच गया, 26 और 33, ये हमारे एसेट्स बच गए, इनकी बुक वैल्यू है, एक 55 वाले की बुक वैल्यू और एक एडिशन वाले की बुक वैल्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 59 आएगा। अब 2015 में आपके पास कौन कौन से एसेट रह गए, एक 55 वाला माइनस 33, एक 39 वाला माइनस 26, एक 44 वाला माइनस 11। मतलब 2015 में ये एसेट भी ब्रॉडआउट में आएगा, ये वाला भी ब्रॉडआउट में आएगा और ये वाला एडिशन में आएगा। मतलब 2015 में आपने जो पिछले कैपिटलाइज किए हुए एसेट है पीपी के अंदर, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे होंगे ना। तो आपने अगर ओवरऑल देखें तो 55 वाला एसेट 33 का डेप्रिशिएट हो चुका है 15 तक आते आते, 39 वाला कितना डेप्रिशिएट हो चुका है 26, और 44 वाला जो इस साल का है ये कितना बच गया होगा 22, ये 13 और ये 30, इसको प्लस करेंगे तो 68 ही आएगा। ये जो कम्युलेटिव इफेक्ट है ना, इसने कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब बंदे ऊपर जाते ही नहीं है कि बुक वैल्यू कौन से, वो डायरेक्ट सवाल आता है, नहीं आता कि जी फॉर द ईयर में कौन सा इफेक्ट लेना है और एसओएफपी के अंदर कम्युलेटिव इफेक्ट लेना है। तो असल में आपने ये भी देखना है कि हमारे एसेट्स में, पेपर में चाहे ना देखना लेकिन पहले सोचना जरूर। हमारी ये वर्किंग तो हो गई, काम तो खत्म हो गया, सवाल हमारा हो गया, क्योंकि यही वर्किंग हर जगह काम आती है। आए जरा इसके सबसे पहले, ये आपका पहला पेज है, ये जो आपने पहले किया है ना, ये आपका चौथा पेज था। कौन सा पेज था, चौथा। पहले पेज के ऊपर आप, ये आपका पहला पेज है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जो भी इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ए पार्ट, ठीक है। तो पहले कोई किसके एक्सेप्ट बनाना चाह रहे हो, एसओएफपी के बना ले। नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखेंगे, और एज एट, क्या कौन सा साल लिखेंगे 2015, क्योंकि ये एसओएफपी है
इसके 3 साल के एक्सट्रैक्ट जाएंगे। सबसे पहले लिख लेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपके पास जो पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पड़ा था, क्या चेंज हो गया या नहीं? क्योंकि इसमें 44 ऐड होना है, इसमें 59 ऐड होना है और इसमें 68। बिल्कुल यही चीजें आपकी रिटेन अर्निंग में भी ऐड हो रही होंगी, ऐसा ही है ना? क्योंकि रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट का कम्युलेटिव इफेक्ट आता है। ये जो ऊपर कम्युलेटिव इफेक्ट लिया है ना, ये कम्युलेटिव इफेक्ट तो बाय चांस बनता है, वैसे हमने बुक वैल्यू ऐड की है उसमें। वैसे क्या ऐड किया है? तो बुक वैल्यू बन उतनी रही थी, बुक वैल्यू बन उतनी, और ये हमें पता है कि दोनों के ऊपर इफेक्ट बराबर आता है। चले जनाब, मुझे पहले पीपी प्लस करके बताएं जरा, किसकी बता रहे हो? 2149 2461 2498। ये पता है कहां से वैल्यू लिखी है? ये प्लस करके लिखी है इसमें, ठीक है, क्योंकि वो कम्युलेटिव इफेक्ट हम एसओएफपी में लेते हैं। फिर एसओएफपी का एलिमेंट क्या है? स्टोर एंड स्पेयर्स। 2461 स्टोर एंड, अच्छा स्टोर एंड स्पेयर कुछ बच्चे समझते हैं कि इसको हमने कैपिटलाइज कर देना है। ये स्टोर एंड स्पेयर वो है जो अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ। वो जो एक्सपेंस में लिखना या कैपिटलाइज करना, वो किस स्टोर एंड स्पेयर की बात हुई है? जो कंज्यूम हो जाए, जो लग जाए, खर्च हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, ये वो है जो अनयूज्ड पड़ा हुआ है। और अनयूज्ड तो बिल्कुल क्लोजिंग स्टॉक की तरह लिखते हैं। ये वो स्टोर एंड स्पेयर है जो अनयूज्ड है, क्योंकि एसओएफपी में पड़ा हुआ है। वो जो पहले वाला पुरानी एसओएफपी है ना, जो इस्तेमाल होता था वो एक्सपेंस में चला जाता था, जो इस्तेमाल नहीं होता था वो एक्शन में आता था। तो इसको हमने एज इट इज लिखना है, क्योंकि अनयूज्ड स्टोर एंड स्पेयर है। कितना है? 70 80 रिटेन्ड अर्निंग। चलिए जनाब, ये प्लस करके बता दो इसके 145 283 421 हो गया पूरा एसओएफपी। अब आगे जाते हैं हमारे दूसरे पेज पे 9B पे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। क्या लिखेंगे यहां पे? 2015 2014 2000। अच्छा, वो आपने तो चाहे उसी पेज पे अगर बनाना है ना, तो फिर बस 15 और 14 के नीचे लिख देंगे, ये साथ बनाएंगे ही नहीं, वो उस साल में कुछ नहीं आएगा। अब इसमें ना 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये कि ऑलरेडी जो उसने हमें एक्सट्रैक्ट बनाया ना, उसने क्या उसी को रिवाइज करना है। तो उसके अंदर उसने डेप्रिसिएशन तो लिखी, कुछ भी लिखा हुआ, उसने क्या लिखा हुआ है? एसपीएल की चीज, तो नेट प्रॉफिट का इफेक्ट लिख लो, बस काम चल जाएगा। क्योंकि उसने कहा एक्सट्रैक्ट रिवाइज करो। अगर आपने डेप्रिसिएशन लिखनी है तो लिख लो, कोई मसला नहीं, या फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट ले। लिखने का तरीका ये होगा, या मैं बल्कि कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए। ये जो मैं कलर ये लिख रहा हूं ग्रीन में, ये आप ऑप्शनल है। तो क्या? रिवर्स स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंस। 2014 में कितने एक्सपेंस रिवर्स किए थे पता है? 2015 में कौन कौन से एक्सपेंस रिवर्स कर दिए थे? वो जो पहले एक्सपेंस लिखते थे, बाद में उसको कैपिटलाइज कर देना है। नहीं 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 नहीं, 39 और 44 ये एक्सपेंस रिवर्स किए, और डेप्रिसिएशन चार्ज की है। 2014 में पता है कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की आप लोगों ने? 24। ये कैसे है भला? 13 + 11, 13 प्लस, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और दूसरा 30
आप इसको लिखकर, और ये जो है ये इसका ओरिजिनल जवाब है जो ब्लैक है, जो आई कैप ने लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, उसने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट ले लिया। लो मेरे भाई, ये पहले के आपके नेट प्रॉफिट पड़े हुए हैं 123, 129, 123 में उसका फॉर द ईयर इफेक्ट प्लस करना माइनस कितना 15, और इसमें कितना ऐड करना 9, तो कितना आ गया 138। और इसका भी वही फैक्ट बनता है जो आपने डिफरेंस एडजस्ट किया ना। तो चाहे आप ये दोनों लिखें या ना लिखें, ये नेट प्रॉफिट लाजमी लिखना। तो पता चल गया 138 कैसे है इंजा है। सर उसके बाद क्या रह गया रिटेन अर्निंग। उसने कहा है कि आपने जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना है उसके अंदर पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही बात स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी की है, वो है रिटेन अर्निंग, और तो कुछ भी नहीं बताया। चलें जी सवाल पे देखते हैं। ये हमारा तीसरा पेज हो गया, ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। For the year ended 31st December 15। अच्छा इसका तरीका कोई बताएगा जो कल बताया था? हाँ तैयब कल आए थे आप? कल नहीं आए? क्या इसका एक खास तरीका बताया था। सबसे पहले पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का लिखेंगे बैलेंस एट 1/1, और वो कौन सा होगा 13 का क्लोजिंग, 13 का क्लोजिंग। अच्छा कौन से वाला क्लोजिंग बैलेंस लेना है, ये जो सवाल के अंदर गिवन है, ये ना कि वो जो सही करके लिखा हुआ है वो नहीं, जो अनएडजस्टेड है जो सवाल के अंदर गिवन है वो लिखना है। वो कितना हो गया 101। फिर हमने क्या लिखना है इफेक्ट ऑफ चेंज इन, या आप ये भी लिख सकते हैं प्रायर पीरियड इफेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या तरीका बताया था कि जिस साल, ये हमारी वर्किंग है जनाब, हम खड़े हैं इस जगह पे, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है। ये जो चीज है इसका जो कम्युलेटिव इफेक्ट है वो आपने ले लेना है पहले, मतलब 2014 से पहले जितने साल हैं उनके फॉर द ईयर इफेक्ट को प्लस कर लो या उसका कम्युलेटिव इफेक्ट ले लो, वो आपने एडजस्ट कर देना है ब्रॉड उनके। और बाकी जो ये इफेक्ट प्रॉफिट है, वो जो प्रॉफिट हमने फाइंड किया हुआ है वो इफेक्ट हमने ले लेना है साल एनुअल्स के हिसाब से। चले जी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो कल हमने ये सवाल किया था। प्रायर पीरियड इफेक्ट कितना आ रहा है 44 प्लस कर दो 1, इसे क्या बोलेंगे बैलेंस एट 1/114 रीस्टेटेड लिखना सवाल का हिस्सा है। फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट किसका 14 का रीस्टेटेड, हमारे पास आ जाएगा बैलेंस एट 31 दिसंबर कितना 283। इसके साथ रीस्टेटेड लिखेंगे, करंट ईयर के साथ रीस्टेटेड। कोई ऐसा क्यों करते हैं कोई पता भी है, ये रट्टा नहीं है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। ऑडिटर कहता है कि अगर आपने पिछले सवाल कोई देखो ना, पिछली रिपोर्ट तो इशू हो गई है, ये तो अभी ड्राफ्ट है, अगर ऊपर जाकर अपना सवाल देखो तो सही 2015 के नीचे ड्राफ्ट लिखा हुआ है, मतलब वो अभी ऑडिट नहीं हुई, वो अभी पब्लिश नहीं हुई। जब रिपोर्ट पब्लिश हो जाए ना या ऑडिट हो जाए, बाद में कोई मसला हो तो आपने अपनी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ
पिछले साल की रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू करनी होती है, उसको रीस्टेट करना होता है। तो इस साल को तो रीस्टेट कर ही नहीं रही है, तो अभी बना रहे हैं, अभी इशू नहीं, इशू करने से पहले ही सारे काम कर रहे हैं, तो ये इसलिए इसको रीस्टेट नहीं लिखा जाता। एड नेट किसके साथ? तो पिछले साल के साथ। तो ये इसकी बात कर रहा हूं, इसके साथ कैसे लिखा होगा? अच्छा इसके साथ, और ये इसके जरूरी नहीं है, ये इसको आप 1150 लिख ले, 31 दिसंबर 4, इसका इशू नहीं है। ये जो हमारा साल तो ये है ना 2015, कितना प्रॉफिट है, हालांकि इसको भी हमने सही तो किया है, लेकिन इसके साथ रीस्टेट नहीं लिखा जाता। कितना आ गया? बैलेंस एट 31 दिसंबर कितना? ठीक हो गया। अब आ जाओ इसके नोट्स, लिखो जरा, नोट्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। भाई अहमद, सवाल देखो, तो बातें ना करो, सवाल देख लो, सवाल वापस आओ सारे। अल्लाह, नोट्स या डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, नोट्स या डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। वैसे तो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन उस लेवल की आपके सिलेबस में नहीं। आप सिंपल जब भी नोट्स आए ना अकाउंटिंग पॉलिसीज के, सबसे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दें कि ड्यूरिंग जिस साल चेंज अकाउंटिंग आई, ड्यूरिंग, ये बातें आप ड्यूरिंग द ईयर 2015 कंपनी या एंटिटी डिसाइडेड टू चेंज in accounting policy company decided to change in accounting policy of measurement criteria या measurement base, ये recognition था, measurement था, ये recognition था, recognition criteria of store and spares, store and spares charged to expense, recognition criteria चेंज कर दिया from store and spare charge to expense to capitalize। मतलब पहले वो एक्सपेंस चार्ज करता था, अब क्या करेगा? कैपिटलाइज कर देगा टू इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पैराग्राफ लिखना है कब? जब वो आपसे ये लेके ये वॉलंटरी चेंज है। आपको पता दो तरह की चेंज होती है, चेंज बाय स्टैंडर्ड और वॉलंटरी चेंज, चेंज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड और वॉलंटरी चेंज। अगर वॉलंटरी चेंज आई तो यहां पर आपने लिखना है कंपनी डिसाइडेड टू चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, क्यों चेंज की? to improve या enhance the reliability and presentation of financial statement। ये पैराग्राफ लिखना पहले। अगर स्टैंडर्ड ने चेंज किया
तो फिर बताना है स्टैंडर्ड ने चेंज किया है, फिर एंड वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी, फिर तो मजबूरी है, वो प्रेजेंटेशन उसकी इंप्रूव हो ना हो, स्टैंडर्ड कह दे तो फिर हमारी जजमेंट तो खत्म हो गई ना, तो फिर हम आखिरी लाइन नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कंपनी डिसाइडेड टू चेंज, नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड कंपनी पॉलिसी, ये पहले थी अब चेंज करके ये कर दी बस। फिर इसके बाद पैराग्राफ लिखने के बाद आपने लिखना है इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है आपके पास क्या क्या चीजें हैं, यहां पर आप लिख लेंगे 2015, 2014, 2013। सबसे पहले लिखेंगे इफेक्ट ऑन एसपीएल या एसओएफपी लिख लो। अब इसका जवाब देखना जरा, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 44, 59 ऐसा ही था, और जो प्लस किया था वो लिख दो, जो प्लस किया था वो लिख दो। रिटेन अर्निंग में भी कोई मसला आया था, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग सेम 44, 59, 68। बताओ कोई और चीज थी जो इसकी चेंज हुई थी? खत्म होगी बात। इफेक्ट ऑन एसपीएल, हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिर्फ प्रॉफिट का लिख दो, चाहे तो सिर्फ प्रॉफिट का लिख दो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन और सबका लिखने के बाद प्रॉफिट का लिख दो, ये आपकी अपनी मर्जी है। प्रॉफिट कम हुआ था ज्यादा, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। 2013 का नहीं लिखेंगे, सिर्फ 14-15 के लिखेंगे। एसपीएल का चाहे नोट्स हो चाहे एक्सट्रैक्ट हो, चाहे नोट्स हो चाहे एक्सट्रैक्ट हो, वो 2 साल का लिखना है। कितना प्रॉफिट में फर्क पड़ा था? 15 और दूसरे का 9। खत्म हो गया सवाल, नोट्स पूरे हो गए। नोट्स कैसे लिखने हैं? पहले एक पैराग्राफ लिखना है कि कौन सी चेंज आया है, कौन सी चेंज है, रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड है या रिक्वायर्ड बाय, और अगर रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड है तो किस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है ये भी लिखना है। आईएस 16 ने कोई क्राइटेरिया चेंज किया है, आईएस 40 ने कोई क्राइटेरिया चेंज किया है, आईएस 23 ने कोई क्राइटेरिया चेंज किया है। मतलब अगर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड का नाम लिखना है, और अगर खुद चेंज कर रहे हो तो स्टैंडर्ड का नाम लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सवाल समझ लगा? नोट्स लिख लोगे अकाउंटिंग पॉलिसी के, पहले पैराग्राफ लिखना है, क्या लिखना है, क्या पॉलिसी चेंज की है, फिर उसके इफेक्ट में सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज लिखना है पूरी चीज, और वही जो एक्सट्रैक्ट में प्लस करके लिखते हो, इसमें सिंपल अमाउंट लिखनी है, कितने से कम या कितने से, बस। पेपर में होता ये है, वो पूछता है नोट्स है, हम एक्सट्रैक्ट बना कर आ जाते, वो एक्सट्रैक्ट पूछता है, हम नोट्स बना कर आ जाते। बस इस बात का ख्याल रखना है कि एक्सट्रैक्ट क्या है और नोट्स क्या है। ऐसा होता क्यों है? बिल्कुल, जब मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो बातें ना किया, ये आप अपने ऊपर जुल्म करते हो, आपको इस बात का अंदाजा नहीं। जो बंदा गौर से लेक्चर सुनता है प्रॉपर, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोग गौर से लेक्चर सुनना शुरू कर दो, कोई भी क्लास हो, आपको हर एक बात का अगर पता हो ना, ये इम्पॉसिबल है कि पेपर में पूरी किताब तो आप पढ़ लेते हैं, वो पेपर कहां से बाहर से देगा, लेकिन पूरी किताब में आपका फोकस नहीं होता। तो इस चीज का ना ख्याल रखना है। अब तो ख्याल रखने वाला दौर गुजर गया वैसे, अब तो चलो कर लो जो कुछ करना है, अब तो बल्कि जो कुछ करना है क्या आपने करना है। चले जनाब, यहां पर एक चीज मैं आपको वैसे हाईलाइट करवा देता हूं, इसके नोट्स ये आ गए, नोट्स अकाउंटिंग पॉलिसी के, ये देखें। वो कहता है कौन कौन सी बात लिखेंगे हम। कहता है क्या आईएफआरएस का टाइटल लिखना जरूरी है?
अगर आईएफआरएस की वजह से चेंज हुआ है तो लिखना जरूरी है किस स्टैंडर्ड ने चेंज का कहा है, और अगर खुद चेंज कर रहे हो तो लिखने की जरूरत, जैसे इस सवाल के अंदर हमने कहीं लिखा कि स्टैंडर्ड ये इस स्टैंडर्ड की वजह से चेंज हुआ है, कहता है कि अगर आपने उस जिस वो कहता है ना IS2 ने कहा है कि FIFO से FIFO खत्म कर दो वेटेड एवरेज ले आओ, तो हम कहेंगे IS2 के हिसाब से उसमें ये चेंज आया। और अगर खुद चेंज कर रहे हैं जैसे इसमें कहते थे हम पहले कैपिटल एक्सपेंस आउट कर रहे थे हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो फिर स्टैंडर्ड का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात नेचर ऑफ द चेंज, वो दोनों में लिखते हैं। नेचर ऑफ द चेंज क्या मतलब है कि हमने कहा जी पहले ये कम कर रहे थे अब ये कर रहे हैं, यानी जैसे अभी हमने लिखा था कि पहले हम उसको एक्सपेंस आउट कर रहे थे अब हम उसे कैपिटलाइज कर रहे हैं। ये बात 1 2 ये हमारे आगे वो कहता है कि ये कब अप्लाई करना है, ये जरूरत नहीं है लिखने की, ये है फाइनल के लिए CFAP के लिए। वैसे मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है। वो कहता है कि जब स्टैंडर्ड कहता है ना स्टैंडर्ड चेंज लाता है ना, स्टैंडर्ड एक ट्रांजिशनल पीरियड देता है। पता है ट्रांजिशनल पीरियड किसे कहते हैं? जैसे सपोज 2015 ये IFRS 15 अप्लाई हुआ था, वो आ गया था तकरीबन 2013 14 15 में, लेकिन अप्लाई हुआ था 2018 के बाद। तो स्टैंडर्ड ने कहा था, आई कैप ने भी कहा, स्टैंडर्ड ISB फ्रेमवर्क में भी ये था कि ये स्टैंडर्ड अभी आ गया है, इसको स्टडी कर लो, सारा कुछ कर लो, लेकिन इस टाइम से इसको प्रॉपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे बिजनेस के अंदर। फिर तब भी बताया था कि अगर कुछ कंपनी चाहे तो थोड़ा और डिले कर सकती है। जब ये IFRS 9 और IFRS 15 आ गया था तो फर्म्स ने और कंपनीज ने कितनी दफा एप्लीकेशन दी थी SECP को कि अभी हमने अप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा हमें और टाइम दे दे। तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड। कहता है जब स्टैंडर्ड चेंज लाता है, जब स्टैंडर्ड चेंज लाता है तो ये भी बताना है कि कब अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपने खुद चेंज लाना है तो उसी दिन से अप्लाई कर दो जिस दिन चेंज लाए हो। जैसे लिखा हुआ है व्हेन एप्लीकेबल, कब स्टैंडर्ड अप्लाई करना जो स्टैंडर्ड में चेंज आया, दैट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड इन अकॉर्डेंस विद इट्स ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दोस ट्रांजिशनल प्रोविजन फॉर देयर इफेक्ट ऑन फ्यूचर पीरियड। कहता है ये जो चेंज ला रहे हो कितने टाइम के लिए लाना है, पुराने मेथड से जो कर रहे थे उसका क्या करना है, वो सारी चीजें बतानी चाहिए, लेकिन ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। The reasons why the new accounting policy reliable and more relevant information, मैंने कहा था ना एंड पे मैंने एक बात लिखी थी कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों ला रहे हैं, टू एनहांस द प्रेजेंटेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता अगर वॉलंटरी चेंज है ना तो ये लिखना जरूरी है, लेकिन अगर IFRS की वजह से चेंज है तो वो तो पता है कि है रिलायबल, स्टैंडर्ड ने कह दिया तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम खुद कर रहे हैं ना तो हमें रीजन देने की जरूरत है। उसने कहा था ना कि अगर आपने खुद वॉलंटरी चेंज करनी है अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट एंड अप्लाई में मैंने बताया था कि क्या देखते हैं, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। फिर फॉर करंट एंड प्रीवियस ईयर द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल द अमाउंट, ये जो आपने इफेक्ट्स नहीं लिखे ये उनकी बात की है। कहता सबके इफेक्ट, फिर तो चाहे जो मर्जी है, चाहे स्टैंडर्ड ने कहा है चाहे वॉलंटरी चेंज है, वो अपने इफेक्ट्स SOCI के लिखने हैं, SOFP के लिखने हैं। अगर IS 33 का कोई मसला है, मतलब EPS में कोई चेंज आ रही है तो वो भी लिखने, ठीक होगी बात। तो ये जो पैराग्राफ हमने ऊपर लिखा और नीचे जो बाद में वो टेबल बनाया, ये वो सारी बातें हैं। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, दो चीजों का बल्कि, एक टाइटल ऑफ IFRS कब लिखना कब नहीं लिखना। अगर IFRS की वजह से चेंज है तो लिखो किस IFRS ने कहा है, और अगर IFRS की वजह से चेंज नहीं है तो लिखने की जरूरत। ये रिलायबिलिटी वाला पैराग्राफ कब लिखना है, अगर चेंज वॉलंटरी है एंटिटी की तरफ से है तो वो लाइन लिखनी है, वरना बाकी सारा सेम, ठीक होगी बात। तो अगले क्लास के अंदर ना हमने अकाउंट एरर्स पढ़ने हैं, एरर और एस्टिमेट्स इकट्ठे पढ़े जाते हैं, उनके नोट्स भी पढ़ाऊंगा, एक्सट्रैक्ट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा और कल सिर्फ प्रैक्टिस करनी है।